नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। प्रधानमंत्री ने नए सुरक्षा सिद्धांत यानी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का अनावरण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के मूल्य कम करने से संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई बफर स्टॉक से अतिरिक्त चावल आवंटित किया। भारत ने विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में कंट्री चैंपियन की भूमिका धारण की। मानव द्वारा एंटीबायोटिक उपयोग से वैश्विक स्तर पर नदियों में प्रदूषण के स्तर का आकलन किया गया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने नए सुरक्षा सिद्धांत यानी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का अनावरण किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के नए सुरक्षा सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह रूपरेखा आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाती है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार दिया गया है, जिनमें कई टॉप कमांडर और रणनीतिकार शामिल थे। ये दशकों से भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आइए भारत के सुरक्षा सिद्धांत के 3 प्रमुख स्तंभों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला स्तंभ है निर्णायक जवाबी कार्रवाई, अर्थात भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का उत्तर सशक्त और ठोस जवाबी कार्रवाई से दिया जाएगा। भारत अपनी शर्तों पर जवाब देगा तथा आतंकवाद के मूल ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया जाएगा। इसका महत्व देखें तो रणनीतिक परिवर्तन के अंतर्गत यह सैन्य जवाबी कार्रवाई को भारत की आतंकवाद रोधी नीति में औपचारिक रूप से शामिल करता है। यह एक मजबूत और निर्णायक अप्रोच का संकेत है। अब दूसरा स्तंभ है परमाणु हमले की धमकी के प्रति जीरो टॉलरेंस, यानी भारत परमाणु हमले की धमकियों से डरने वाला नहीं है। इस बहाने आशय लेने वाले आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमले किए जाएंगे। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि भारत की आत्मरक्षा की नीति को परमाणु हमले की धमकियों से रोका नहीं जा सकता। यह भारत की पहले की संयम नीति से स्पष्ट अलगाव को दर्शाता है। आखिरी और तीसरा स्तंभ है आतंकवादी और उसे पनाह देने वालों में कोई भेद नहीं, अर्थात भारत आतंकवादियों और उन्हें आश्रय देने वाली सरकारों को एक ही नजरिए से देखेगा। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में देश में कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इसका उद्देश्य उस राज्य प्रायोजित आतंकवाद यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को समाप्त करना है, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के मूल्य कम करने से संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यकारी आदेश का मुख्य लक्ष्य अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतों को उन कीमतों के बराबर लाना है जो अन्य समान देशों में दी जाती हैं। यह आदेश मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN मूल्य निर्धारण नीति को लागू करता है, जिसका अर्थ है कि अमेरिका उन दवाओं के लिए वही कीमत चुकाएगा जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे कम है। इसका संभवतः भारत के दवा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान में अमेरिका अन्य उच्च आय वाले देशों की तुलना में समान दवाओं के लिए लगभग 3 गुना अधिक भुगतान करता है। चलिए इसी के साथ अब मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN के बारे में समझते हैं। MFN सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का प्रमुख आधार है। ये नियम आधारित व्यवस्था लागू करने का प्रयास करता है। इसके तहत व्यापार अधिकार देशों की आर्थिक या राजनीतिक शक्ति पर निर्भर ना होकर नियमों पर आधारित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक देश को दी गई सर्वोत्तम पहुंच की शर्तें अपने आप प्रणाली में अन्य सभी देशों को प्राप्त हो जाती हैं। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी GATT 1994 के अनुच्छेद 1 के तहत विश्व व्यापार संगठन के प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अन्य सभी सदस्य देशों को MFN का दर्जा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। WTO के समझौते के तहत MFN दर्जा प्राप्त देश अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। अब भारतीय फार्मा क्षेत्र पर संभावित प्रभाव देखें तो पहला है निर्यात संबंधी चिंताएं। भारत के फार्मा निर्यात में लगभग 1/3 हिस्सा यानी लगभग $10 बिलियन प्रति वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ऐसे में इस आदेश का भारत की फार्मा कंपनियों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है अनुसंधान पर प्रभाव। यदि अमेरिकी बाजार में दवाओं की कीमतें घटती हैं तो फार्मा कंपनियों के मुनाफे में कमी आएगी। इससे नई दवाओं के अनुसंधान और विकास के लिए धन की कमी हो सकती है। और आखिरी है घरेलू बाजार में कीमतों की वृद्धि। फार्मा कंपनियां अमेरिका में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत जैसे देशों में दवाओं की कीमतें बढ़ा सकती है। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए एफसीआई बफर स्टॉक से अतिरिक्त चावल आवंटित किया।
सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी ईबीपी कार्यक्रम के तहत भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के बफर स्टॉक से 2.8 मिलियन टन चावल इथेनॉल उत्पादन के लिए रियायती दरों पर देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम के अधिशेष भंडार को कम करना है। चलिए सबसे पहले इसका महत्व जानते हैं। बात करें ऊर्जा सुरक्षा की तो इथेनॉल एक नवीकरणीय और संधारणीय ईंधन है जो आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है। वहीं दूसरा है अतिरिक्त बफर स्टॉक का इष्टतम उपयोग। एफसीआई ने 2025-26 के लिए चावल की न्यूनतम समर्थन मूल्य, भंडारण, परिवहन आदि सहित कुल आर्थिक लागत 4,173 रुपए प्रति क्विंटल अनुमानित की है। आपको बता दें कि वर्तमान में एफसीआई के पास 13.58 मीट्रिक टन के बफर भंडार के मुकाबले 61 मीट्रिक टन चावल है तथा इसका आर्थिक महत्व देखें तो यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है। साथ ही यह किसानों की आय दोगुनी करने और रोजगार सृजन में भी योगदान देता है। हालांकि खाद्य पदार्थों से इथेनॉल उत्पादन में कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा बनाम ऊर्जा सुरक्षा को देखें तो इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी प्रमुख खाद्य फसलों के अत्यधिक उपयोग के कारण खाद्य एवं पशु आहार सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपको बता दें कि गन्ना और मक्का के साथ चावल संयुक्त रूप से भारत की खाद्य एवं पशु आहार प्रणालियों का मुख्य आधार है। फिर भी इन तीनों का उपयोग इथेनॉल के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा रहा है। दूसरी चुनौती है मुद्रास्फीति। इथेनॉल उत्पादन के लिए खाद्य फसलों की बढ़ती मांग से उपभोक्ताओं को इनके लिए अधिक कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। साथ ही इनकी उपलब्धता भी कम हो सकती है। इसी के साथ आइए अब इथेनॉल के बारे में समझ लेते हैं। इथेनॉल एक प्राथमिक जैव ईंधन है जो प्राकृतिक रूप से यीस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन या एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित होता है। इसका उपयोग जैव ईंधन यानी मिश्रित इथेनॉल उद्योगों में रासायनिक विलायक, एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में चिकित्सा संबंधी उपयोग के तौर पर किया जाता है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी ईबीपी कार्यक्रम भी जान लेते हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के विविध उद्देश्य हैं। इनमें जीवाश्म ईंधन हेतु आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत आदि शामिल है। ईबीपी का लक्ष्य 2025-2026 तक 20% इथेनॉल का मिश्रण करना है। बात करें इथेनॉल मिश्रण की राह में प्रगति की तो यह 2014 में 1.53% से बढ़कर 2024 में 15% हो गया है। भारत ने विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में कंट्री चैंपियन की भूमिका धारण की। इस सम्मेलन के दौरान समावेशी व प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण गवर्नेंस के मॉडल के रूप में भारत की भूमि प्रबंधन संबंधी प्रमुख पहलों की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया गया है, जैसे स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म। स्वामित्व योजना ने 68,000 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण और 1.16 ट्रिलियन रुपए मूल्य की भूमि का मुद्रीकरण किया है। इस उपलब्धि के साथ ये वैश्विक स्तर पर समावेशी आर्थिक रूपांतरण के लिए एक स्केलेबल मॉडल के रूप में सामने आई है। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए भूखंडों का मानचित्रण करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना करना है। क्लाइमेट रेजिलियंस, अवसंरचना के नियोजन और योजनाओं के अभिसरण को बढ़ावा देने में ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म की भूमिका को ग्लोबल साउथ के संदर्भ में काफी लाभकारी और एक उपयोगी मॉडल माना गया है। इसके साथ ही भारत ने ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को भी प्रदर्शित किया। ग्राम मानचित्र एक भूस्थानिक प्लानिंग प्लेटफॉर्म है जो ग्राम पंचायतों को डेटा संचालित व स्थानीयकृत विकास योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाता है। चलिए अब कुशल भूमि प्रबंधन प्रणाली और आर्थिक समृद्धि पर नजर डालते हैं। पहला है नौकरियां और विकास। संपत्ति तक सुव्यवस्थित पहुंच से उद्यमशीलता विस्तार करने, धन के पुनर्निवेश और वैकल्पिक आजीविका की सुविधा मिलती है। दूसरा, निजी पूंजी। पंजीकृत संपत्ति संबंधी अधिकार भूस्वामियों को भूमि को जमानत के रूप में रखने हेतु सक्षम बनाते हैं, जिससे निजी ऋण और निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, अवसंरचना वित्त पोषण। आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और अवसंरचना के लिए विश्वसनीय सरकारी राजस्व उत्पन्न होता है तथा निम्न आय वाले देशों में भूमि और संपत्ति कर जीडीपी में मात्र 0.6% का योगदान करते हैं, जबकि औद्योगिक देशों में यह आंकड़ा 2.2% है। साथ ही शहरी प्रबंधन के तहत शहरों के विकास की योजना बनाने, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा करने, विकास के अवसरों की पहचान करने और आपदा जोखिमों का प्रबंधन करने में सहायता मिलती है। और आखिरी है खाद्य सुरक्षा। इससे भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व में सुधार द्वारा कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि हो सकती है। मानव द्वारा एंटीबायोटिक उपयोग से वैश्विक स्तर पर नदियों में प्रदूषण के स्तर का आकलन किया गया।
यह पहली बार है कि इस विषय पर कोई अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में पहली बार यह अनुमान लगाया गया कि हर साल मनुष्यों द्वारा उपयोग की गई लगभग 8,500 टन एंटीबायोटिक दवाएं दुनिया भर की नदियों में पहुंच जाती हैं। यह कुल उपयोग का 1/3 है। इसके अलावा इनका 11% हिस्सा महासागरों या स्थलीय जलाशयों तक भी पहुंच रहा है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और एंटीबायोटिक आधारित प्रदूषण के मार्ग जानते हैं। मानव शरीर में एंटीबायोटिक अपूर्ण चयापचय है और ये अपशिष्ट जल प्रणालियों में से एंटीबायोटिक को पूर्ण रूप से नहीं हटा पाते हैं तथा पशुपालन और जलीय कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। वह दवा विनिर्माण के दौरान होने वाला रिसाव एक प्रमुख मार्ग के रूप में काम करता है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन बैक्टीरिया के प्रसार को बढ़ाता है। इससे क्षैतिज जीन स्थानांतरण संभव होता है और प्रतिरोध विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। वैश्विक जनसंख्या का 10% हिस्सा सतही जल के उस शीर्ष 1% के संपर्क में है जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं की संचयी सांद्रता सबसे अधिक है। हालांकि अनुपचारित घरेलू अपशिष्ट जल नदियों में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक प्रदूषण फैलाता है। आपको बता दें कि घरेलू स्रोतों से आने वाली एंटीबायोटिक दवाओं का केवल 43% ही अपशिष्ट जल प्रणालियों में प्रोसेस किया जाता है तथा दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, यदि उन सब की लंबाई को मिलाया जाए तो उसका 1/4 हिस्सा यानी लगभग 60 लाख किलोमीटर ऐसी जगहों पर बह रहा है जहां उनमें एंटीबायोटिक दवाएं बहुत ज्यादा मात्रा में घुली हुई हैं। ये दवाएं इतनी ज्यादा हैं कि यह नदियों के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं और पादपों के लिए भी खतरनाक है। इस मामले में भारत की 80% से अधिक नदियां उच्च या अति उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में आती हैं। एंटीबायोटिक प्रदूषण में योगदान देने वाले मुख्य एंटीबायोटिक्स एमॉक्सिसिलिन, सेफ्ट्राएक्सोन और सेफिक्सिम हैं। खबर के अंत में आइए एंटीबायोटिक प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रभाव की। मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखें तो WHO के अनुसार एंटीबायोटिक प्रदूषण से एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध यानी AMR बढ़ जाता है, जो 2050 तक वैश्विक स्तर पर कुल मृत्यु का प्रमुख कारण बन सकता है। वहीं पर्यावरण पर इससे सूक्ष्म जीव विविधता कम हो सकती है तथा मछलियों एवं शैवालों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। अब बात करें महत्वपूर्ण पहलों की तो इसमें सबसे पहले है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAP-AMR 2017। इसका उद्देश्य विनियमन संबंधित जागरूकता और निगरानी में सुधार करना है तथा एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर WHO की वैश्विक कार्य योजना 2015। इसके साथ ही विनिर्माण से एंटीबायोटिक प्रदूषण पर WHO के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे मालदीव की, जिसकी राजधानी है माले। हाल ही में भारत ने 1 वर्ष की अवधि के लिए मालदीव को $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल यानी T-बिल्स रोल ओवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह कोरल द्वीपों से बने द्वीप समूह एटोल्स समूह से मिलकर बना है। खास बात यह है कि यह एशिया का सबसे छोटा देश है और रणनीतिक रूप से हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों के नजदीक स्थित है। मालदीव भारत के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में स्थित है तथा 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। जलवायु की बात करें तो यहाँ नवंबर से मार्च में उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र शुष्क पूर्वोत्तर मानसून व जून से अगस्त के महीनों में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पाया जाता है। बात करें यहाँ की प्रवाल भित्तियों की तो मालदीव में दुनिया की 7 सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, जो वैश्विक प्रवाल भित्ति क्षेत्र का लगभग 3.14% हिस्सा बनाती है। आपको बता दें कि मालदीव में कोई नदी या धारा नहीं है। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2021 में 2.0 पर स्थिर बनी रही। TFR बच्चों की उस औसत संख्या को दर्शाता है जो एक महिला अपने संपूर्ण प्रजनन काल यानी 15 से 49 वर्ष के अंत तक जन्म देती है। चीनी शोधकर्ताओं ने एक हाई रेजोल्यूशन महासागरीय सिमुलेशन प्रणाली विकसित की है जिसका नाम LICOMK++ है। ये प्रणाली महासागर की प्रक्रियाओं और जलवायु पैटर्न का मॉडल बनाने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय रक्षा निधि में योगदान दिया। ये योगदान सशस्त्र बलों के प्रति एकजुटता के प्रतीक के रूप में किया गया है। भारतीय दूतावास के अनुसार भारत ने चीन द्वारा लगाए गए जर्मेनियम निर्यात प्रतिबंधों के संदर्भ में चीन से औपचारिक वार्ता की। आपको बता दें कि जर्मेनियम चांदी के समान सफेद रंग की अर्धधातु या उपधातु है, जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण होते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए हैं जो बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग जैसे डार्क पैटर्न्स का उपयोग कर रहे थे। डार्क पैटर्न्स वे छलपूर्ण डिजाइन तकनीकें होती हैं जो उपभोक्ताओं को बिना उनकी स्पष्ट सहमति के गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित या मजबूर करती हैं। ये उपभोक्ताओं के स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। कॉस्मोस 482 लैंडर प्रोब ने पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश किया और हिंद महासागर में गिरा। ये सोवियत संघ के वेनेरा कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसके तहत शुक्र ग्रह पर कई प्रोब भेजे गए थे। भारतीय सशस्त्र बलों ने PL-15 मिसाइल्स और बाइकर YIHA-3 कामिकेज ड्रोन सहित पाकिस्तान के कई हाईटेक विदेशी हथियारों को रोका तथा उन्हें निष्क्रिय किया। PL-15 एक चीनी मूल की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। वैज्ञानिकों ने सर्न के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC में सीसे को सोने में परिवर्तित करने की सूचना दी है। हालांकि यह केवल कुछ क्षण के लिए ही हो पाया। इस दौरान वैज्ञानिकों ने सर्न के LHC में लगभग 86 बिलियन सोने के नाभिकों का निर्माण किया। यह सीसे के परमाणुओं के प्रकाश की गति के 99.99% पर आपस में टकराने से हुआ। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।